गुड मॉर्निंग। आपको इससे पहले क्लास में थर्मामीटर पढ़ा दिए थे। महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सागर वगैरह सब बता दिए थे। कौन बाल में मट्टी तेल लगा के आएगा? हाँ? सब बाल में मट्टी तेल लगा के आएगा, अगवा बैठ जाएगा सब। महासागर बता दिए थे। चलिए अब उसके आगे बताना था। सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर एशिया, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। इसका आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है। प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर। इसको एक जगह देखने के लिए ये है आपका, ये पूरा कौन है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के चारों ओर जब हम ज्वालामुखी पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि प्रशांत महासागर के चारों ओर क्या है? ज्वालामुखी है। इसे इसलिए रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय कहते हैं। अग्नि वलय या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। प्रशांत महासागर में सबसे कम तूफान उफान आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आता। ये शांत होने के कारण ही इसका नाम हो गया है प्रशांत, अदरवाइज में इसका कोई अलग से नाम नहीं है। तो प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन कहते हैं। किसी भी महासागर में पूरा का पूरा एरिया उसका नहीं होता, कंप्लीटली किसी भी देश का कोई हिस्सा नहीं है, चाहे वो कोई भी देश हो। इस पर जो यूएनओ का जो रूल लगता है सी रूट्स वाला, वही लागू होता है कि हमारी जितनी समुद्री सीमा है उससे 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील समुद्री दूरी को किसमें नापते हैं? नॉटिकल मील। नॉटिकल मील समुद्री दूरी को, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में नापते हैं। और समुद्री गहराई को फायदम, समुद्री गहराई को फायदम। तो 12 नॉटिकल मील तक किसी भी देश में आप बिना उसके परमिशन एंट्री नहीं कर सकते। किसी भी देश में मार के उड़ा देगा आपको। तो कहां तक? 12 नॉटिकल मील तक। 12 नॉटिकल मील यानी 1.8, लगभग 20 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर। उतना ये अंदर तक नहीं जा सकते। चले गए तो नहीं आ नहीं पाएंगे, चले गए तो जैसे ये भारत है, तो ये भारत की पहली तो ये समुद्री तटरेखा हो गई है। इसमें पूरा का पूरा क्या ये अरब सागर भारत का है? ये 12 नॉटिकल मील तक भारत, और उसके अगला 12 नॉटिकल तक भारत को टैक्स वसूलने का अधिकार है। यानी अगर रियलिटी में कहिएगा तो यही 24 नॉटिकल मील की दूरी हमारी है। 12 नॉटिकल मील तक अगर हमसे बिना पूछे घुस गया तो हम तो पहले मार देंगे उनको, उधिया देंगे आदमी, बाद में निपटेंगे तुम कौन हो। और अगर जैसे एंट्री किया तो पहले कहाँ एंट्री करेगा? 24 नॉट वाले में, तो वहीं से उसे टैक्स मांगना चालू कर देंगे। लाओ सीमा शुल्क दो। अपने अंड बंड बतियाएगा तनी कि ना सीमा शुल्क कैसा, हमारा है पूरा समुंदर, आगे बढ़ते जाएगा। वार्निंग देते रहेगी कोस्ट गार्ड कि तुम भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हो, सीमा शुल्क दो तब आगे जाओगे, अदरवाइज में हमसे ट्रांजिट परमिशन लो। तब कुछ नहीं लिया, हेल गया कौन? 12 नॉट, और चल गया किसमें? पहिल का 12 नॉट में। नेवी को आदेश दिया उड़ा दो, उधिया जगह गए काम से उधिया दिया। यहाँ पे बाकी का एरिया ये सबका है। यहाँ अगर कोई देश चुपचाप खड़ा है आप कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ कहीं पे भी खड़ा रहेंगे तो कुछ नहीं बोल सकते। समझ में आएगी नहीं क्या? लेकिन अगर यहाँ पर कहीं जमीन के नीचे से पेट्रोल निकल गया तो उसी देश का होगा जिस देश के पास है। ये मछली पकड़ेंगे यहाँ आके 12 नॉटी में 24 के बाद, तो उसी देश का होगा। तो कमाने का अधिकार कितना तक? 200 नॉट। युद्ध हमला करने का 12, टैक्स वसूलना और बिजनेस करना कहां तक? 200। मछली पकड़ना 2। तुम बताओ चश्मा वाला, कोयला निकालने के लिए, हाँ
200। समुद्र के नीचे से भी कोयला पेट्रोलियम ये सब क्या होता है, निकलते रहता है। तो कहां तक निकाल सकते हैं, 200 नॉटिकल। कहां तक, 200 नॉटिकल तक निकाला जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा बोलिए। बीच में पड़ गया, जैसे इसका कहना है कि जैसे यहाँ पे है बीचवा में पड़ गया तब क्या होगा, तो इसके बीच में एक इंटरनेशनल लाइन छोड़ दिया जाएगा, उसके इधर ये और उसके इधर ये। अगर ऐसा नौबत आता है जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में, तो बीच का एक इंटरनेशनल लाइन छोड़ दिया जाएगा। ओ पट्टी भारत, आई पट्टी श्रीलंका। अगर इस टाइप का कुछ आता है तब इंटरनेशनल लाइन में किसी का कोई अधिकार नहीं है, वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। बीच में कुछ आ गया तो नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोयला निकाल सकते ना कोई। बीच वाला इंटरनेशनल हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। क्या चीज बीच में आ गया? अच्छा चलिए ध्यान से समझिए। इसका कहना है कि 12 नॉट तक तो ठीक है, हमला कर देगा। अगला 12 यानी 24 नॉट तक क्या कर लेगा, और 200 नॉट तक। इसका कहना है कि यहां मिले तब का होगा, यही ना। जो पहले खोज लिया उसका हो गया हाई सी। जो पहले खोज लेंगे क्या हो गया, हाई सी। अब हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं कि ई बैलन को कुछ आता जाता है नहीं। इन सब को क्या आता है, इन सब का बस एक सपना है, गजवाए हिंद, ये भारत में आएंगे, हम लोग को पीट पाट के चले जाएंगे, हम लोग चुपचाप पिटाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, सपना देखने दीजिए सबको। ये इंसान ये सब ठीक नहीं है सब। यहाँ पर आगे बढ़े तो बताइए, क्या पूरे सीमा समुद्र किसी का होता है? युद्ध करने का अधिकार 12, टैक्स, आर्थिक क्रिया, उच्च सागर 200 के बाद, हाई सी में जिसको मन जाओ जिसको मन घूमो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाई सी में सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उसके बाद अटलांटिक, इस आकार का अटलांटिक, उसके बाद कौन सागर, हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हो। और चाइना को इससे बड़ी ऐतराज रहता है। समझ में आ गया गया? चाइना कहता है कि चाइना की नौसेना अक्सर आ जाती है सब किस में, हिंद महासागर, तो इसकी नौसेना अक्सर इधर घुस जाती है सब। चाइना का सबसे बड़ा पावर क्या है कि उसके पास पैसा है। बोलेगा कि 3 गो युद्धपोत बना दो, बन गया, उसका पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आएगी नहीं क्या? अब भारत के पास अभी हम लोग ने बनाया INS विक्रांत, हमारे पास उसकी टोटल टेक्नोलॉजी है। जितने मजदूर खाली हुए हैं, इंजीनियर खाली हुए हैं, चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहे हैं। दूसरा जहाज बंद तो करेंगे, पैसे ना है। आप चाइना के पास धड़ाधड़ बना दिया, यहाँ पे बना के रख देना चाहिए। भारत को तो एनी टाइम 3 जहाज एयरक्राफ्ट की जरूरत है। एक रहेगा बंगाल की खाड़ी, एक रहेगा अरब सागर, एक रहेगा सर्विसिंग में। स्कूल लगा तो सर्विसिंग में कौन जाएगा? सर्विसिंग बड़ी जहाजों को बहुत सर्विसिंग की जरूरत रहती है, 4 महीना सर्विसिंग होते रहता है उसका, बड़ी जहाजों का। तो भारत को जरूरत है, लेकिन पैसे नहीं है भारत के पास। आगे बढ़े तो कितने महासागर देखे हम? 3। ऊपर वाला आर्कटिक महासागर, इसे हम लोग छिपा हुआ महासागर कहते हैं। क्या कहेंगे? छिपा हुआ महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, उसके बाद महासागर पहले 4 ही थे। कितने थे? महासागर पहले कितने थे? 4। लेकिन क्या हुआ ना, अभी 2022 में हिंद महासागर, ये भी तो प्रशांत महासागर है, और ये भी प्रशांत। तो प्रशांत महासागर का थोड़ा सा नीचे का एरिया, अटलांटिक का नीचे का एरिया, हिंद महासागर का इतना एरिया, इस सारे महासागर से तनी जोरन काट के, जोरन समझते हो, दही बनाने के, एक नया महासागर बना दिया। नाम हो गया दक्षिणी महासागर। क्या नाम हो गया? दक्षिण। अभी के समय 5वां महासागर, हाँ, दक्षिणी महासागर। 5वां महासागर दक्षिणी। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसमें सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक। हिंद महासागर सबसे छोटा में कौन है?
महासागर में सबसे छोटा, इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है, आधा, कि ऊपरा जगह नहीं है। अर्ध महासागर किसे कहते हैं? महासागर में कोई दिक्कत नहीं ना। अब महासागर में चलने वाली जलधाराओं के बारे में बता दिए थे कल आपको, महासागरीय नीतल बता दिए थे। जब महाद्वीप धंसने लगता है तो मग्न तट, मग्न ढाल, महासागरीय मैदान, उबड़ खाबड़ आकृति को द्रोणी, सबसे गहरी डोरी को खाई, ऊपर उठे पहाड़ी को कटक, बाहर निकल गया तो पहाड़ी, महासागरीय पहाड़। क्या महासागरीय पहाड़ी को हम भूमि का हिस्सा मानेंगे? कटक को भूमि का हिस्सा मानेंगे नहीं। अगर मान लिए तो वहां पे इंटरनेशनल रूल लगेगा। 12 नॉटिकल मील तक समुद्री सीमा, उसके 24 तक हम लोग टैक्स, 200 तक हम लोग, इसलिए कभी भी कटक और समुद्री पहाड़ी को हम समुद्र का हिस्सा, मतलब भूमि का हिस्सा नहीं मानते। आगे बढ़े। सबसे बड़ा महासागर, अर्ध महासागर, छिपा हुआ महासागर, सबसे नया महासागर, वह महासागर जो 3 अन्य महासागरों को टच करता है दक्षिणी में, वह महासागर जो 3 महासागरों से मिलाकर बना है दक्षिणी महासागरों में जो जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, वो जलधाराओं की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? कोरियोलिस बल। बताइए, ध्रुवों से निकलने वाली जलधाराएं गर्म की ठंडी, अभिस्वत रेखा से निकलने वाला गर्म हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? दुनिया के जितने भी सागर है, समुद्र है, सब आपस में क्या है? जुड़े हैं। ये समुद्र जहां जुड़ते हैं उसे हम जल संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? जल। जैसे जिब्राल्टर जल संधि, सुएज नहर, बाब अल मंदेब जल संधि। तो समुद्र को आपस में जोड़ने वाले को जल संधि, 2 समुद्र को आपस में जोड़ने वाला जल संधि, और 2 भूमि को जोड़ने वाला स्थल संधि। जैसे ये एक बड़ी सी भूमि है, देखिए ध्यान से, इसका नाम है उत्तरी अमेरिका। ये एक बड़ा सा भूमि है कि नहीं है? और ये एक छोटा सा नीचे भी बड़ा सा भूमि है, दक्षिणी अमेरिका। इन दोनों को जोड़ता है यहाँ एक देश पनामा। अतः पनामा एक स्थल संधि है। क्या है? पनामा एक स्थल संधि है। क्या है? स्थल। तो 2 बड़े बड़े भूमि को जोड़ेगा तो स्थल संधि, 2 बड़े बड़े सागर को जोड़ेगा तो जल संधि। लेकिन मानव ने जितने भी स्थल संधियां थी, सबको बीचों में से काट के रास्ता बना दिया, नहर। जैसे इसमें बना दिया पनामा नहर। क्या बना दिया? पनामा नहर। क्या बना दिया? पनामा नहर बना दिया। किसी को कोई दिक्कत है? तो स्थल संधि समझ में आ रहा है? स्थल संधि को अस्थमस कहते हैं। क्या कहेंगे? स्थल संधि को और जल संधि को स्ट्रेट, जल संधि को स्ट्रेट, जल संधि को, स्थल संधि को अस्थमस। स्थल संधि क्या कहलाता? और जल संधि, जल संधि याद रहेगा ना? आपको सागर जलधारा वगैरह बता दिए थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए, गर्म जलधाराएं कहां से उत्पन्न होती है? ठंडी जलधाराएं कहां से? ध्रुव से उत्पन्न होती हैं। समुद्र सब आपस में जुड़े हैं, किसके द्वारा? जल संधि, जल संधि के द्वारा आपस में जुड़े हैं सब। अब देखिए, समुद्र का पानी हमेशा कैसा रहेगा? खारा होता है। खारा क्यों हो जाता है? वही नमकीन या खारा को, सोडियम की वजह से। हाँ, सोडियम क्लोराइड, नमक, NaCl होता है। समुद्र का पानी आप नहीं पी सकते क्योंकि उसमें केवल NaCl नहीं होता है। वरना नमक पानी पीने में क्या दिक्कत है? उसमें NaCl के अलावे 35-36 टाइप के और भी नमक होते हैं। MgCl होता है, कई टाइप के। तो जो सबसे सिंपल नमक जिसे हम पचा सकते हैं उसे साधारण नमक कहते हैं, NaCl। इसलिए जब भी NaCl लिखता होगा तो देखिएगा नमक नहीं लिखेगा, साधारण नमक, क्योंकि इसे पचाना बहुत ही इजी होता है। उससे तो MgCl भी नमक है, MgCl2 भी क्या है? नमक है। ये पचबे नहीं करता हम लोग से। तो इसमें नमक क्या चीज पी गया तो नुकसान करेगा शरीर में, डिहाइड्रेशन होने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? शरीर सूखने लगेगा। इसलिए समुद्र के भी अगर कोई घिर जाता है जहाज से तो पानी बिना मर जाता है। समुद्र का पानी जितना पिएंगे बीमार पड़ेंगे, शरीर पचा नहीं पाएगा उस पानी को। तो समुद्र के पानी में खारापन होता है, अलग अलग टाइप का नमक पाए जाते हैं। तो इन नमक जो होते हैं, इसी की वजह से समुद्र का पानी नमकीन यानी खारा लगने लगता है। और नमकीन की पानी की लवणता यानी नमक की मात्रा बढ़ जाता है, जिसे हम सैलिनिटी कहते हैं। क्या कहेंगे? सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब लवणता। क्या होता है? लवणता।
प्रत्येक 1000 ग्राम में कितना नमक मिला है, इसी को क्या कहा जाता है, लवणता। अगर 1000 ग्राम पानी में 10 ग्राम हम नमक मिला दिए तो लवणता कितनी होगी, 10 ग्राम। और 200 ग्राम मिला दिए तो अब बताइए ना, 1000 ग्राम में 200 ग्राम पानी ये मिला दिए, मतलब नमक कितना नमकीन हो जाएगा यहाँ पे। तो नमक की मात्रा जो बढ़ जाती है उसी से लवणता बढ़ जाती है। लवणता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो समुद्र में लवणता कई टाइप के पाए जाते हैं, जिसकी खोज डिटमर नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था, डिटमर। 35 से 36 टाइप की अलग अलग नमक की खोज किया, जिसमें सबसे ज्यादा मिलता है NaCl, नॉर्मल साधारण नमक। इसकी मात्रा क्या रहती है, सबसे ज्यादा होती है। लवणता का मुख्य कारण क्या है, आखिर नदी का पानी उतना लवणता नहीं होता है, समुद्र के पानी में लवणता ज्यादा होता है। जिसका सबसे बड़ा रीजन है वर्षा। देखिए ध्यान से, कनेक्शन कैसे, पूरी पृथ्वी पे लोग रहते हैं और अगल बगल में ना, हमारे अगल बगल जितने धूल कण हैं इन सब में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। समझ में आए, ये जमीन है, ये सब इसमें नमक की मात्रा, जमीन ऐसे चाट के देखो नमकीन लगेगा, समझ में आएगी नहीं, हर जगह नमकीन का। अपना शरीर ऐसे चाट के देखो कैसा लगेगा, भैंस वगैरह चाट के देखो, पसीना इसे चाट के देखो नमकीन। कहीं भी अगर चाट के देखें सबसे ज्यादा संभावना किसकी है, नमक, नमकीन लगेगा। जैसे छत है, जब बिल्डिंग है इसे, जैसे करकट के ऊपर इसे चाट के देखना कैसा लगेगा, नमकीन लगे। जब बारिश होती है पूरी दुनिया में बारिश, तो बारिश के बाद वो जितना नमक का मात्रा था वो क्या हो जाता है, धुल जाता है। और वह बारिश का पानी नाली होते होते कहाँ चला जाता है, नदियों में। नाली होते होते कहाँ चला जाता है, नदी में। और नदी का पानी लास्टली उस सारा नमक को ले जाके कहाँ गिरा देता, समुद्र में। कहाँ गिरा दिया, समुद्र में गिरा दिया। तो पूरी दुनिया का नदी का, पूरी दुनिया में बारिश होती है, हर जगह लवणता पाया जाता है। अब बरसात के समय में पूरा 1 साल का इकट्ठा नमक बरसात के पानी में क्या हो जाता है, धोआ जाता है, और नदी ले जाके कहाँ पटक देती है, तो सारा जितना कचरा उचड़ा है सब कहाँ चल गया, समुद्र में चला गया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। तो समुद्र का पानी कैसा हो जाता है, खारा। तो सैलिनिटी समझ में आ गया। लवणता यानी सैलिनिटी का मुख्य कारण नदियों द्वारा समुद्र जल में लवणता को ले जाकर छोड़ देना। तो नदियों में लवणता क्यों नहीं ज्यादा होते, हाँ, बहता रहता है। समुद्र भी कहाँ शांत है, हाँ, थोड़ा थोड़ा ले जाता है। नदियां क्या करती हैं, थोड़ी थोड़ी ले जाती हैं, तो उतना में उसमें नहीं समझ में आता। और दूसरा एक और रीजन है कि वो नदियां मतलब स्थिर नहीं रहती। अगर थोड़ा भी है अगर जमा हो गया तो एक समय आएगा कि नमक का मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ा ही नमक है, बहा के क्या करेगा, आगे लेके गिरा देगा। तो नदियां हमेशा, एक रीजन की नदियों में लवणता की मात्रा कम होती है, दूसरा जो कम होती भी है उसको बहा के कहाँ गिरा देती है। अब समुद्र पूरी दुनिया का एक जैसा आपस में जुड़ा है, कहीं गिराइएगा रहेगा किसमें, समुद्र में ही रहने वाला है यहाँ पर। तो लवणता फाइनली छोटा छोटा करके एक जगह हो जाता है। जैसे बैंक में बहुत पैसा रहता है, अरबों खरबों रहता है, बैंक का अपना कुछ नहीं, कोई थोड़ा थोड़ा जमा किए। अगर मान के चलिए अभी आप लोग हैं, इस टाइम की बात करते हैं, तो 5000 के आसपास लड़का पूरा हॉल मिला के बैठा है यहाँ। अगर सबके 5000 है लड़का, सबके अकाउंट में अगर हम लोग 21,000 रुपया मानते हैं, हालांकि लड़की लोग में ज्यादा होगा आप लोग में, हाँ, कितना है तुम्हारे अकाउंट में? अब एक बात बताइए, टोटल यहाँ कितना लड़का है? 5। यहाँ अभी यहाँ पर एट प्रेजेंट कैंपस में सब हॉल मिला के एक अकाउंट में कितना रुपया? 21,000 मानते हैं। कितना मानते हैं? 1,000, जबकि 1,000 से ज्यादा होगा। जोड़िए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 लाख रुपया। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब 1,000 से, और जिसके अकाउंट में 10,000 रहेगा उससे बहुत। तो अकाउंट में तो ऐसा अकाउंट रहता है, किसी में 10-10 करोड़ है, किसी में 5 करोड़ है, ऐसे करके। इसलिए देखिएगा बैंक वाले जिसके अकाउंट में ज्यादा पैसा रहता है ना, उसको खूब मानता है सब वहां पर। समझ में आ गया? तो बैंक वालों की ट्रेनिंग होती है कि जिनके अकाउंट में ज्यादा पैसा है उनका काम फटाक से कर दो,
और जिनके अकाउंट में कम पैसा है उनसे इज्जत से बात करो। बस बस, प्राइवेट बैंक वालों की ये ट्रेनिंग होती है। क्यों? क्योंकि जिसके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा है उसको इतना फुर्सत नहीं है कि बाजार में घूम घूम कहेगा कि हाई बैंक बहुत बढ़िया है। वैसे लोगों की संख्या कम है, उसको बस काम से मतलब, उसका काम हो गया बस काम करता, उसको काम से काम रखेगा। और जिसके अकाउंट में मीडियम या कम पैसा है वही मार्केट में घूमेगा तो उससे खूब अच्छा से बात करते हैं, हाँ लाइए सर हम आपका अकाउंट खुलवा देते हैं, घर भेज देते, जाओ जी घर पे जाके इनका एक बार आईडी प्रूफ ले लेना। कितना बढ़िया बैंक खोलो रे, घरे अलो हमरा है, समझ आ गया कि नहीं? तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो नदियां जो है उसमें लवणता ज्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ी थोड़ी लवणता ले आके कहाँ डाल देती? समुद्र। अब समुद्र की खराबी समझिए, पूरी दुनिया के नदियों से लवणता कौन ले लिया? समुद्र ले लिया। और समुद्र पूरी दुनिया में भाप बन के समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है। जब भाप बन के ऊपर उठता है तो पानी बस उठता है, नमक नहीं उठता, नीचे रह जाता है। तो धीरे धीरे करके समुद्र के पानी में क्या जम जाता है? नमक। नमक की मात्रा बढ़ जाती है और समुद्र की औसत लवणता होती है 35। कितनी होती है? 35। लवणता को परसेंटेज टाइप से दिखाया जाता है, ऐसे दो यहाँ पे डॉट बनाया जाता है, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो 100 की वैल्यू पे निकाला जाता है और इसको किस में निकाला जाता है? 1000 की वैल्यू पे, इसलिए इसको परसेंटेज टाइप में दिखाया जाता है, एक और जीरो दिखाता है। तो महासागरों की औसत लवणता 35, हिंद महासागर की लवणता 35 है, यानी जितना चाहिए उतना हिंद महासागर का है। और प्रशांत महासागर अटलांटिक का है 36। सबसे कम लवणता है प्रशांत महासागर का 31। मतलब बड़े महासागरों में सबसे कम लवणता प्रशांत महासागर 31। समझ में आया कि नहीं? क्या लवणता आप कुछ अलग अलग चीजों पे डिपेंड करते हैं कि लवणता बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। जैसे अगर कोई समुद्र चारों ओर से घिरा है तो उसकी लवणता ज्यादा होगी या कम? ज्यादा होगी। जहां चारों ओर से घिरा है इधर उधर का कचरा आएगा, जा नहीं पाएगा। अगर कोई समुद्र बड़ा है और कोई समुद्र छोटा है तो ज्यादा लवणता किसकी होगी? हाँ, छोटा वाला गिर जाएगा इतने में। जैसे एक कप पानी में 1 चम्मच नमक डाल दे और एक बाल्टी में 1 चम्मच डालें तो बाल्टी वाला भुला जाएगा, कहीं पता ही नहीं चलेगा। तो महासागर जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा लवणता उतना कम, महासागर जितना छोटा लवणता उतना ज्यादा। समझ में आ गया? अगर कोई समुद्र या कोई भी झील बर्फीले क्षेत्र में है तो उसकी लवणता कम, अब विषुवत रेखा के क्षेत्र में है तो लवणता ज्यादा, विषुवत रेखा के बाद लवणता ज्यादा। क्वेश्चन पूछेगा ना आपको तो ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा कारण लवणता बढ़ाने का में मतलब सहयोगी होता है? लवणता बढ़ा, ये बताइए। अगर वाष्पीकरण क्या हो जाता है? भाप बनने की क्रिया, वाष्पीकरण अगर तेज होगा तो लवणता ज्यादा, लवणता ज्यादा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, बचेगा क्या चीज? नमक। तो नमक की मात्रा का बढ़ जाना या नमक की मात्रा का घिर जाना क्या कहलाता है? लवणता। क्या कहलाएगा? लवणता। तो बताइए विषुवत रेखा के पास ज्यादा लवणता देखी जाएगी कि ध्रुवों पर? यहाँ का पानी भाप बन के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो विषुवत रेखा पे लवणता, ध्रुवों पे लवणता, छोटे सागर की लवणता हाँ ज्यादा, बड़े सागर की लवणता, घिरे हुए सागर की लवणता, खुला सागर की लवणता, नदियों की लवणता ज्यादा कि समुद्र का? समुद्र का ज्यादा। समुद्री लवणता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान नदियों का, नदियां ले जाके उसमें गिरा देती है। महासागरों की औसत लवणता, औसत लवणता 35 होती है। समझ में आ गया कि नहीं? हिंद महासागर का कितना है? 35, जितना चाहिए उतने हैं। अटलांटिक का और प्रशांत का, प्रशांत का 31 है, प्रशांत का 31। औसत लवणता, औसत लवणता किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं लवणता है तो वो है मृत सागर में। कहां पे है? मृत सागर में। इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर है। यहां पर है इजराइल और यहीं पे है जॉर्डन, डेड सी में है। किसमें? डेड सी में, मृत सागर में। इजराइल और जॉर्डन ये दोनों एक मरुस्थली देश है। दोनों के दोनों कैसे देश है? मरुस्थली देश है। और उनके सीमा पर एक बड़ा सा झील है। उस जब भी बालू वगैरह उड़ता है ना तो उड़ा ले आता है, और जितना सोडियम पोटेशियम सब ले आके कहाँ गिरा देता है?
नद मृत सागर में गिरा दिया, उसमें नमक की मात्रा 1000 ग्राम में 330 है। तो 1000 ग्राम पानी में तो कितना नमक है? 300। कितना खारा होगा ये, समझ रहे हैं? पीने लायक तो है ही नहीं यहाँ पर। और लवणता जब भी इसमें किसी भी जल में अगर आप कोई चीज घुलाते हैं, घोलते हैं, अगर वो चीज घुल जाती है तो वह उसकी घनत्व को भी बढ़ा देता है। तो मृत सागर की लवणता के साथ साथ मृत सागर का घनत्व भी बहुत ही ज्यादा, मृत सागर की लवणता के साथ मृत सागर का घनत्व क्या है? ज्यादा। इसी रीजन से अगर कोई व्यक्ति मृत सागर में जाता है तो डूबेगा ही नहीं। आप कूद जाइएगा ना तो आप ऊपर ऐसे तैरते रहेंगे, क्योंकि आपको डूबने के लिए उसका घना तो इतना ज्यादा है कि आप डूब नहीं पाएंगे। जैसे अगर किसी मच्छर को आप पानी पे रखिएगा डूब जाता है, शहद वगैरह घी पे रखेंगे डूबता है, इतना गाढ़ा है कि उसमें जाइए नहीं पाता हो। तो वैसे ही आपका प्रशांत वो मृत सागर की लवणता के साथ साथ उसका घनत्व तो इतना ज्यादा है कि उसमें आप तैरना चाहिए कुछ नहीं। जैसे कैसे चौकी पे सोते हैं, पनिया पे सोइएगा, वैसे चोट नहीं लगेगा बट बहुत गाढ़ा रहेगा, आपको फेंक देगा। आप कोशिश कीजिएगा नीचे घुसने के लिए, फिर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाए। वहाँ जो भी लोग जाते हैं अक्सर चश्मा पहने रहते हैं, क्योंकि पानी में इतना नमक है कि आँखिए लहर जाएगा। नमक देख रहे हैं 1000 ग्राम में कितना है? 330। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? डेड सी। क्योंकि उसमें कोई मछली उछली को डालिएगा, मछली ऑटोमेटिक कहाँ जाएगी? बाहर। वो सोचेगी नीचे घुसने के लिए, उसका घनत्व तो इतना ज्यादा है कि मछली कहेगा ऊपर जाओ। अब मछली अगर ऊपर आ जाएगी तो मछली मर जाएगी, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? डेड सी। उसमें कोई क्रिएचर नहीं पाया जाता है, डेड सी। लेकिन डेड सी जो है इससे भी ज्यादा लवणता है वान झील की। वान झील 330 वान झील की है, डेड सी की 240 है। लवणता में सबसे ज्यादा किसकी है? वान झील। लवणता में वान झील कहाँ है? तुर्की में। अब मृत सागर जो है ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा। मृत सागर का घना तो इतना ज्यादा है कि वो अपने अंदर किसी भी चीज को धंसने नहीं देता। और सबसे ज्यादा लवणता वान, सबसे ज्यादा लवणता वान झील किसकी है? वान झील। वान झील बोलिए बाबू। हाँ बिल्कुल, समुद्र के किनारे बना सकते हैं, लेकिन उसने बढ़े वाले एरिया को काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे बाबू का कहना है कि अगर यहां से हम लोग का जो समुद्री सीमा है 12 नॉट तक है, टैक्स वाला 24 है, अनन्य क्षेत्र, इनका कहना है कि आर्टिफिशियल आइलैंड बना के हम अपनी सीमा को बढ़ा सकते हैं। तो जो आपकी नेचुरल सीमा है वहीं से काउंट होगा, आर्टिफिशियल आइलैंड से नहीं होगा। आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिएगा कि यहाँ हम एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना दे और यहाँ से 12 नॉटिकल समुद्री सीमा, यहाँ से टैक्स वसूलेंगे, ये ऐसे होंगे, पता चला तो यही बना देगा आदमी। दुबई ने बनाया, दुबई ने क्या किया है? समुद्र के किनारे पाम जुमेरा आइलैंड बना दिया। यहाँ पे दुबई, यहाँ पे समुद्र के किनारे बना दिया, वहां पर पाम जुमेरा आइलैंड। तो वहां पे घूम नॉर्मल मिट्टी उट्टी भर के बना दिया है। यहाँ पे समुद्र जैसे उसका समुद्री सीमा है, तो यहाँ से खूब अच्छा पत्थर उत्थर गिर भर दिया पत्थर, और इसमें इस टाइप का पूरा क्या निकाल दिया, इसका तार के पेड़ की तरह बना दिया, और ये कैसे बना दिया, ये पूरा का पूरा किस चीज का बना दिया? पत्थर और रेत का। यहाँ पे अब सिंपल सा, इसमें बड़ी बिल्डिंग तो बना नहीं पाएंगे, बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे धंस जाएगा बहुत ज्यादा। नॉर्मल बिल्डिंग बनेगा 1 तल्ला 2 तल्ला का, जिसे विला कहते हैं, बढ़िया। दुबई में घूमना फिरना सब आसान है, लेकिन वहां जमीन खरीदना बहुत महंगा है। हाँ हाँ, क्या चीज मिलेगा? अच्छा इसका कहना है कि जो सर 20 कट्ठा वाला है वो अंडमान में भी मिलेगा। हाँ मिलेगा, लक्षद्वीप में भी मिलेगा। बोले बाबू, कौन बोल दिया आपको? व्हाट्सएप वाला ज्ञान व्हाट्सएप पे रखिएगा, पानी का कलर अलग अलग होता है। बैठिए। क्या जी? हाँ, अपने सीमा में आप द्वीप वगैरह बना सकते हैं। ये जो 20 किलोमीटर वाला रूल है, ये अंडमान पे भी मिलेगा और लक्षद्वीप पे भी मिलेगा। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों पे मिलेगा।
दुनिया की अलग अलग नदियां आके मिल जाती हैं। दुनिया की गंगा इंडिया से मिल गई, पाकिस्तान से मिल गई, 2-4 आतंकवादी वाली नदियां अलग अलग दुनिया से नदियां आके सब कहाँ मिलती है? चाइना से मिलेगा कोरोना वाला नदी, कोनो कोनो चाइना अपने नदियों को चौपट कर लेगा। तो पूरी दुनिया से नदियां आके कहाँ मिलती हैं? समुद्र से, समुद्र में मिलती है। इसलिए समुद्र में अलग अलग टाइप का क्या हो जाता है? खारापन होता है। समुद्र के खारापन को सैलिनिटी कहते हैं। सबसे ज्यादा खारा झील वांझिल, सबसे ज्यादा खारा झील वांझिल की झील में कोई तैर नहीं सकता। तो मृत सागर में जीव जंतुओं के मरने का कारण लवणता है या घनत्व है? अत्यधिक ज्यादा घनत्व मेन कारण यही है। लवणता मुख्य कारण नहीं है, लवणता भी एक कारण है। सबसे कम जो लवणता है वो उत्तरी ध्रुव पे पाया जाता है या अंटार्कटिका में पाया जाता है, क्योंकि वहां प्रदूषण वगैरह इस सब के लिए नमक वमक की मात्रा ही अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर सफेद सागर है। इस सफेद सागर में एक झील है जिसका नाम है बेथनिया की झील। कौन सी खाई? बेथनिया की खाई। बेथनिया की खाई या बेथनिया की झील, उसकी लवणता सबसे कम है, महज 2%। 1000 ग्राम में कितना है? 2 ग्राम। 1000 ग्राम में नमक की मात्रा 2। पता चलेगा? नहीं पता चलने वाला है। 1000 ग्राम में कहाँ पता चलेगा? बोलो बाबू। बढ़िया, बबुआ का क्वेश्चन बढ़िया है कि दुनिया का सब महासागर जब घिरा हुआ है तो हिंद महासागर की लवणता 35%, अटलांटिक की 36 और प्रशांत की 31 कैसे हो गई? यही ना। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। बकुला का दिमाग है, बकुला के पास है। गर्दन टूटा है तो तुम्हारा दिमाग तेज हो गया है। हाँ अब सही हो जाएगा। गर्दन तोड़ा है तो इसका दिमाग सही। लक्षद्वीप पर कौन रहता है? सब लोग लक्षद्वीप पे वहां के लोग रहते हैं, और कौन रहेगा? लक्षद्वीप वाले लोग। आगे देखिए ध्यान से। इसका क्वेश्चन है कि जब सारे महासागर आपस में जुड़े हैं तो लवणता अलग अलग क्यों है? जिसके कई रीजन है। लवणता को आगे ले जाने के लिए अगर समुद्र के बीच में समुद्री पहाड़ियां या कटक नहीं रहेंगे तो बराबर मात्रा में मिल जाएगा। दूसरा एक और चीज गौर किए होंगे, ब्याह शादी में जब खाना बनता है ना, बड़का डेग में बनता है, तो उसमें पलटा नहीं मारिएगा ना तो एक और का नमक तेज हो जाएगा, एक और का कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें बढ़िया से आपको क्या करना पड़ेगा? मिलाना। नॉर्मल आप बनाते हो तो ऑटोमेटिक मिल जाता होगा, लेकिन बड़ा मात्रा में बनाएंगे तो मिलाना पड़ेगा। इतना बड़का देश है, दुनिया है, इनमें तो कोई पलटना है नहीं। एक के गो है पृथ्वी का कोरियोलिस बल, तो पृथ्वी के कोरियोलिस बल से जितना मिलना होता है मिल जाता है। ओहू में बीच में कौन आ जाता है? कटक। बीच में कौन आ जाएगा? कटक। तो कहीं रोक दिया, कहीं नहीं रोका, इस वजह से कम ही मिल पाता है। तो आप एक और भी चीज देखेंगे, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। देखिए कहां ज्यादा का अंतर है? 35, 36। तो ये दोनों पास पास है, आराम से मिल गए सब यहाँ पे। ठीक है, हिंद महासागर इधर तो मिल जाएगा, उधर यह नहीं मिल पाता। प्रशांत महासागर इतना बड़ा ही है कि मिलने में बहुत दिक्कत होता है। इतना बड़ा में कैसे मिलेगा? अब हिंद महासागर का कितना है? 35, प्रशांत अटलांटिक का 36। अब बताइए ना, ये इतना बड़ा ही है कि इसको मिलाइएगा भी, नमक की मात्रा तो घट ही जाएगा। बड़ा होने की वजह से इसकी लवणता क्या हो जाती है? घट जाए। एक और रीजन है कि लवणता कमोबेश एक ही जैसी होती है, लेकिन पानी की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे एक गिलास पानी लिए, एक लोटा पानी लिए और एक बाल्टी पानी लिए, तो पानी तो अलग अलग है और सब में एक एक कप नमक डाल दिए। एक कप नमक गिलास में भी, एक कप नमक लोटा में और एक कप नमक बाल्टी। पंचुचूर हो जाएगा कौन? बाल्टी। तो साइज पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे। तो प्रशांत महासागर का साइज ही इतना बड़ा है कि इसकी में नमक कितना मिलाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा? कम हो जाता है नमक की मात्रा। यहाँ पर सबसे कम लवणता महासागर में, सबसे कम महासागर में, सबसे कम प्रशांत महासागर में। दुनिया में सबसे कम लवणता श्वेत सागर। श्वेत सागर ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्या रहेगा? बेतनिया की खाई। कौन सी खाई बताइए? समुद्री लवणता की खोज किसने किया था? डिटमर ने। किसने किया? डिटमर ने किया। समुद्री लवणता की खोज
डिटमर नामक विद्वान ने किया था। आगे बढ़े। सबसे ज्यादा लवणता वान झील, सबसे ज्यादा लवणता, सबसे कम लवणता श्वेत सागर, सबसे कम लवणता बैथनिया की खाई श्वेत सागर, बैथनिया की खाई श्वेत सागर। समुद्री लवणता का मुख्य कारण नदियां, समुद्री लवणता का मुख्य कारण नदियां होती हैं। सारे समुद्र आपस में जुड़े हैं, किंतु कटक और आकार में बड़ा होने के कारण सबकी लवणता क्या हो जाती है, अलग अलग होती है। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक याद रहेंगे। वाष्पन की दर बढ़ने से लवणता, समुद्र का साइज छोटा होने से, समुद्र का आकार बड़ा होने से, बर्फीले क्षेत्र में, विषुवतरेखीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, देखो वो केवल साइज मैटर नहीं ना रखता है। इनका कहना है कि हिंद महासागर क्या है, छोटा है, हिंद महासागर छोटा है तो इसकी लवणता ज्यादा होनी चाहिए। अटलांटिक बड़ा है तो इसकी लवणता कम होनी चाहिए। केवल एक ही रीजन नहीं ना है, नदियां भी देखिए कि किसमें कितनी ज्यादा नदियां जाती हैं। अमेजोन नदी इधर जाएगी, नील नदी यहीं जाके फिर इधर से मिलेगी, यूरोप की सारी नदियां, अफ्रीका की सारी नदियां, उत्तरी अमेरिका की सारी नदियां, दक्षिणी अमेरिका की ज्यादातर नदियां, सब किसमें आती है, इसी में। बीचों बीच में बड़ा सा कटक है जो इधर की लवणता को उधर नहीं जाने देता होगा। यहाँ मरुस्थल है, मरुस्थलीय क्षेत्र की लवणता ज्यादा, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो बहुत सारे रीजन है जिस वजह से लवणता को मतलब इफेक्ट किया जा सकता है, केवल एक रीजन नहीं होते। तो जब ये कमीशन लेवल के एग्जाम में पूछते हैं ना तो आपसे कई रीजन पूछता है। विषुवत रेखा पे लवणता, ध्रुवों पर क्या कोरियोलिस बल से लवणता को कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। वाष्पीकरण से लवणता कम होती है, बढ़ जाते हैं। खुले सागर की लवणता ज्यादा की बंद सागर। क्वेश्चन अब इसमें इतना समझ गए ना, अब फंस जाइएगा, सुनिए ध्यान से। किसी झील में कम नदियां आके मिल रही हैं और एक दूसरा झील में जिसमें ज्यादा नदियां आके मिल रही हैं, किस झील की लवणता ज्यादा होगी? देखिए झील सेम साइज का है, झील ए झील बी, दोनों झील कैसा है, सेम साइज का है। समझ में गया? अरे साइज बड़ा से क्या मतलब, दिखने में बड़ा नहीं, गधा कहीं हम कह रहे हैं सेम साइज का मतलब सेम साइज, गधा सब कह रहा है ज्यादा हो। इसमें 5 नदियां हैं और इसमें 2, किसकी लवणता ज्यादा? हाँ, कितने लोग कहता है बी? ए कितने लोग कहता है? 2 को है। कितने लोग कहता है बी? सबका गलत है। चलो अब ध्यान से समझो गधा लोग, अगर महासागर में नदियां जाके गिरेंगी तब उसकी लवणता को बढ़ाएंगे। महासागर में गिरेंगी तो लवणता को बढ़ा, लेकिन झील ऑलरेडी एक इतना कॉम्पैक्ट जगह होता है जिसमें ताजा पानी की कमी होती है। झील का पानी खुद ही खराब हो रहा होता है और उसमें जितनी नदियां आएंगी तो लवणता तो मिलाएंगी, साथ साथ ताजा पानी भी मिला देगी, इसलिए लवणता कम ही बढ़ाएगी, ताजापन ज्यादा बढ़ा देगी। समझ में गया? तो ये 2 नदियां नो डाउट इसमें लवणता बढ़ाएगी, लेकिन उस पानी को ताजा कर देगी। इसमें भी लवणता बढ़ाएगी, उसके तुलना में लवणता ज्यादा, लेकिन पानी की मात्रा ज्यादा दे देने की वजह से वहां पे लवणता क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में गया? कम हो जाता है। तो जब समुद्र में ज्यादा नदियां गिरेंगी तो लवणता बढ़ा, लेकिन झील में ज्यादा नदियां गिरेंगी लवणता कम होगा, लवणता कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? यहां किसकी लवणता ज्यादा? एक। किसकी लवणता कम? क्योंकि नमक ये भी डालेगा, नमक ये भी, इससे ज्यादा नमक इसमें जाएगा, लेकिन नमक के साथ साथ पानी भी तो जा रहा है, नमक के साथ साथ। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे लोग।